Hello guys, welcome back to Civil Sphere. I am Dr. Manjit. We are discuss the second zone of current affair. This is source of PIB. Let's start. First news है All India Index of Industrial Production of New Series with base year 2022-23. ये जो बेस ईयर पहले 2011 और 12 था, अभी 2022 और 23 कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो IIP है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडेक्स उसको मेजर किया जा रहा है 2022-23 पे। तो इसमें क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व किया गया? इट वाज ऑब्जर्व दैट है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अबाउट 6.3% ऑब्जर्व किया गया, जो ओवरऑल रिकॉर्ड है जो 4.9% ग्रोथ थी इन अप्रैल 2026। ये अप्रैल 2026 के लिए इस चेक किया गया है। और इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इसने चेंज किया है। ये इट्स ऑब्जेक्टिव टू मेक इंडेक्स मोर। ये क्यों चेंज किया? क्योंकि जो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडेक्स है वो मोर रिप्रेजेंटेटिव करे, मतलब हर जो सेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया जाए स्ट्रक्चरल वे में, और डायनामिक इंडस्ट्रियल सेक्टर को मतलब डायनामिक और स्ट्रक्चर वे में हर जो सेक्टर है उसका एक कंट्रीब्यूशन इसमें दिखाया जाए, ठीक है। तो जो IIP स्ट्रक्चर है इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या है? क्विक एस्टिमेट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूज बेस इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026, जिसमें बेस ईयर तो 2022-3 है, उसको 100% माना गया है। मेजर चेंज इन न्यू सीरीज की क्या क्या इस जो नया है IIP में 2022-23 में, इसमें क्या क्या ऐसा कौन कौन से सेक्टर ऐड किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं? तो ये दो पार्ट है, हम चलो डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट नंबर 1 में तो IIP ग्रोथ रेट ऑफ मंथ ऑफ 2026 इज 4.9% एज कम्पेयर टू अप्रैल 2025, ठीक है। यदि हम देखें यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जिसमें अप्रैल की जो ग्रोथ रेट है ये अप्रैल 2025 है और ये 2026 है, तो ये ज़्यादा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू 2025 अप्रैल के। तो ओवरऑल ग्रोथ ये है। तो ग्रोथ रेट ऑफ 4 सेक्टर, जो ग्रोथ रेट है 4 सेक्टर को से माइनिंग एंड क्यूरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई एंड वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026 की -5.1% है, और इसमें 6.2% है मैन्युफैक्चरिंग की, जो हमें ऊपर यहाँ देखा था मैन्युफैक्चरिंग का 6.2% है ग्रोथ है। तो सेम ईयर 4.9% अपनी वाटर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, और 6.6% ऑफ वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट का है। तो विद इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17 आउट ऑफ 23 इंडस्ट्रीज ग्रुप एट नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है NIC 2 डिजिट में हैव रिकॉर्डेड ए पॉजिटिव ग्रोथ एंड अप्रैल 2026 और अप्रैल 2025 इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है आज 23 में से 17 इंडस्ट्रीज में। टॉप 3 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आर मैन्युफैक्चरिंग हम देख लिया, व्हीकल, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट NEC नोट एल्सवेयर क्लासिफाइड, ये 12.9% है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी इक्विपमेंट को इन चारों सेक्टर में पॉजिटिव देखा गया है। अब पार्ट में मेजर चेंज क्या हमने ये याद रखना कि क्योंकि मेजर चेंज क्या किए गए? एक्सपेंडेड द स्कोप एंड कवरेज को एक्सपेंड किया। जो न्यू IIP सीरीज है 2022-23 की, उसके अंदर कवरेज हैज़ बीन ब्रॉडन्ड बाय क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया गया? गैस सप्लाई एंड वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, वाइल रिटेनिंग 3 जो कोर सेक्टर थे वो भी रहे हैं, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 तो हैं ही, साथ में ये ऐड किए हैं। इन माइनिंग सेक्टर में क्या हुआ? न्यू सीरीज इंक्लूड माइनिंग में पहले माइनर मिनरल्स नहीं थे, रेयर अर्थ मेटेरियल नहीं थे, तो उनको ऐड कर दिया गया है। इन एडिशन टू, क्योंकि पहले मेजर मिनरल ओनली मेजर मिनरल थे, तो अब माइनर एंड रेयर अर्थ मिनरल्स को ऐड कर दिया गया है। मेकिंग द इंडेक्स, क्यों किया गया है? क्योंकि मेकिंग द इंडेक्स मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्टर, ठीक है। क्योंकि कोई भी सेक्टर उसका कंट्रीब्यूशन एक मतलब मिनिमम लेवल तक उसको दिखाया जाए कि कितना कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। दिस एक्सपेंशन इंश्योर दैट IIP कैप्चर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। कितना प्रोडक्शन होता है वो इसलिए क्योंकि IIP को एक्सपेंसिव लिखा है, क्योंकि एवरी सेक्टर को अपनी GDP में और इकोनॉमिक प्रोडक्शन में कितना, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोडक्शन में तो उससे हमारे से GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है हर सेक्टर का, वो इसमें दिखाया जाए, और ये अलाइन किया गया ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक्सपेंड है, स्कोप एंड कवरेज है इसके, तो आप इसमें इतना याद रखेंगे। इनहेंस द ग्रेनुलरिटी का मतलब होता है डिटेल में पढ़ना किसी चीज़ को,
फाइनर या डिटेल या क्लासिफिकेशन करना, मतलब डिटेल में पढ़ना, ग्रेनुलर। इन द माइनिंग एंड क्यूरिंग सेक्टर में क्या होता है, द इंडेक्स इज नाउ अवेलेबल एट मोर, मतलब मोर क्लासिफाइड और मोर फाइनल डिटेल लेवल पे। कवरिंग कौन कौन से कर दिए इन्होंने, फ्यूल मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक में इंक्लूडिंग माइनर मिनरल्स, दीज आर इंक्लूडिंग इनहेंस, इनको बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गया रिवैम्प आइटम बास्केट, जो आप पहले बास्केट थी उसको रिवाइज किया है। उसमें मैं क्या क्या था, रिवाइज बास्केट 1042 प्रोडक्ट थे, मैप टू 460 आइटम ग्रुप है, एज कम्पेयर टू जो 2011-12 थे उसमें 839 आइटम थे, 407 आइटम ग्रुप थे 2011-12 में सीरीज में। ठीक है, ये यहाँ देखिए, तो ये अभी इंक्रीज कर दिया गया है क्योंकि ये इतने आइटम थे, इतने प्रोडक्ट हो गए, तो ये बढ़ा दिए गए। ठीक है, द नंबर ऑफ आइटम ग्रुप फॉर विच प्रोडक्शन डाटा इज कलेक्टेड इन वैल्यू टर्म हैव बीन सिग्निफिकेंटली इनहेंस द न्यू, इसमें क्योंकि दिख रहा है कि बढ़ा दिया गया है 234 आइटम ग्रुप एज कम्पेयर टू 109 आइटम ग्रुप इन द ओल्ड सीरीज, ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आइटम को बढ़ा दिया गया, तो इंक्रीज कर दी गई है, इसलिए हर स्ट्रक्चर्ड वे में इसको इसका जो प्रोडक्शन है उसको निकाला जाएगा, इससे जो इकोनॉमी प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है वो निकाला जाए कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है एज ए मतलब लो लेवल पे। कंपेरेटिव क्यों एनुअल ग्रोथ रेट ओवरलैपिंग द पीरियड 2022-23 सीरीज और 2011 सीरीज, ये क्यों, क्या कंपेरिजन किया इन्होंने, कंपेरिजन इसलिए यहाँ पे लिखा कि इन्होंने बेस्ड ऑन द मंथली प्रोडक्शन फिगर प्रोवाइड द सोर्स एजेंसी फ्रॉम अप्रैल 2022 टू टिल 2026, हमने ऊपर देखा था। अब एनुअल ग्रोथ रेट पे प्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का विद बेस ईयर 2022-23 एज वेल एज 2011-12। सेक्टोरल का मीनिंग होता है दो इंडेक्स में कर दिया, मीनिंग का होता है इसका, सेक्टोरल का मीनिंग होता है इट्स शो हाउ इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिफर बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू सीरीज व्हेन इंडस्ट्री आर ग्रुप्ड बाय सेक्टर, समझे। एक दूसरा पढ़ोगे तो दोनों से मीनिंग समझ आ गया। एक ये होता है यूज बेस्ड, हमने ऊपर पढ़ा था यूज बेस्ड है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विद 2022 is use based, meaning instead of asking which sector produce the good, it asks what the goods are used for, जो प्रोडक्शन हुआ है उसका यूज क्या, वो यहाँ ओनली है कि ग्रोथ डिफर बिटवीन ओल्ड एंड व्हेन इंडस्ट्री आर ग्रुप्ड बाय सेक्टर, मतलब कौन से ग्रुप में कौन सी इंडस्ट्रीज है, वो इसमें इंडस्ट्रीज को ग्रुप किया गया, इसमें प्रोडक्ट को निकाला गया कि कौन सी गुड्स है वो कितना यूज करती है और क्या कौन सी इंडस्ट्री क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है और इसके बेस पे इन्होंने कैटेगरी की है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रोथ रेट ऑफ टू सीरीज आर नॉट स्ट्रिक्टली कंपेरेबल, क्योंकि हम कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यू टू फॉलोइंग रीजन है, क्या क्या रीजन है इसका, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ न्यू आइटम एंड एक्सक्लूजन ऑफ ओल्ड वन, कुछ नए आइटम को ऐड कर दिया गया और कुछ पुराने को हटा दिया गया है, तो कंपेरेबल नहीं हो पा रहा। जो इंडिसेस है ऑफ 2022-23 हैव बीन नॉर्मलाइज्ड टू 100 एट मंथली लेवल पे, सो मान लिया वो हमने ऊपर देखा 2022-23 को 100 कर दिया गया है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्ट्री इन पैनल फॉर रिपोर्टिंग डाटा एंड क्लोज्ड वन हैव बीन रिमूव्ड, मतलब जो कोई नई ओपन हुई है उसको इंक्रीज कर दिया गया, कोई नया सेक्टर आया है उसको ऐड कर दिया गया है, जो क्लोज हो गए जो मतलब जो ओल्ड हो गए हैं जिनका कोई अभी यूज़ नहीं है उनको बंद कर दिया, तो उनको हटा दिया गया है। सो ये भी एक रीज़न है कि कितनी उसकी परसेंटेज थी और कितनी अभी जो नया है उसका क्या परसेंटेज है, दोनों का मिसमैच है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हैज़ अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन द न्यू सीरीज, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी सिग्निफिकेंट चेंज आया इसमें न्यू सीरीज में, जैसे ऐसा कि विच कवर्ड ओनली इलेक्ट्रिसिटी, पहले जो था इलेक्ट्रिसिटी ओल्ड सीरीज में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ही ऐड था, बट न्यू सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई एक्टिविटी दोनों को ही ऐड किया गया है। ठीक है, सॉरी, द कवरेज एंड कंपोजिशन ऑफ द माइनिंग एंड क्यूरिंग सेक्टर हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंज, जो माइनिंग एंड क्यूरिंग था ओनली, अब इसमें न्यू सीरीज में क्या किया गया, माइनर मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स और नॉट कवर्ड इन द, जो ओल्ड सीरीज में ऐड नहीं थे, लेकिन अभी आपने ऊपर भी देखा कि इनको न्यू ऐड किया गया जिनका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। दीज आर द IIP, इसमें हमने दो ही चीज़ 3-4 चीज़ याद रखनी है आपको IIP में, एक तो जो न्यू सेक्टर ऐड किए गए हैं बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको वो कर रही है, इम्प्लीमेंट मतलब पब्लिश करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हायर रिकॉर्ड है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये डेमोक्रेटिक रिसर्च फंडिंग लॉन्च 200 करोड़ महा वाटर मिशन टू सपोर्ट स्टार्टअप, ये जो ANRF है ये महा मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया में
इन्होंने 200 करोड़ इन्वेस्ट किए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिशन विद मिशन टू सपोर्ट स्टार्टअप इन वाटर सेक्टर एंड MSME universities innovator across the country, ensure that national mission, scientific resource and innovation support are no longer confined to limited number of area. Means जो ANRF है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और इन्होंने ज्वाइंट स्टार्टअप किया, जिसमें स्टार्टअप में क्या है, जो वाटर सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करना है, कि जो इनोवेटर है अक्रॉस द कंट्री उसमें 200 करोड़ का इन्होंने रखा है। तो मिनिस्ट्री ने ANRF हैज़ एमर्ज एज ए नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर मिशन ड्राइवन इनोवेशन, जो न्यू चीज़ों के लिए इनोवेट करते हैं। हैज़ ऑलरेडी लॉन्च मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया, महा है इन स्ट्रेटजी सेक्टर ऑफ इंक्लूड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन, मेडिकल। मतलब ये ANRF ने पहले ही महा मिशन के तहत इन सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, 6G कम्युनिकेशन एंड वाटर में। ठीक है, जो महा वाटर मिशन है हैज़ बीन कंसीव्ड एज ए नेशनल प्लेटफॉर्म टू एक्सेलरेट इनोवेशन इन वाटर सेक्टर। जो महा वाटर मिशन है वो स्पेशली वाटर सेक्टर बाय कनेक्टिंग साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड ग्रास रूट एक्शन। ठीक है, विद ए प्रोजेक्टेड जो 200 करोड़ का आउटले है 5 ईयर के लिए, जॉइंटली कंट्रीब्यूट बाय ANRF एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। द प्रोग्राम विल बी सपोर्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी कंसोर्टिया इन्वॉल्विंग यूनिवर्सिटी। इसके अंदर जो इसमें जो 200 करोड़ है इसमें मिशन के अंदर, महा के अंदर जो वाटर सेक्टर के लिए इसमें यूनिवर्सिटी है, नेशनल लेबोरेटरीज है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप, MSME, इंडस्ट्रीज पार्टनर रहेंगी। इसका मेन फोकस है 5 प्रायोरिटीज थीम: वाटर रिसोर्स असेसमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजिकल हेल्थ, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी एंड क्लाइमेट रेजिलेंट अडेप्टेशन। ठीक है, ये 5 सेक्टर हैं जिसके ऊपर मेन फोकस रहेगा इसका 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का। इट एम टू सपोर्ट इनोवेशन फ्रॉम लेबोरेटरी रिसर्च टू फील्ड एम्प्लॉयमेंट, जो लेबोरेटरी की रिसर्च को फील्ड तक लेके आना, वाइल जनरेटिंग स्केलेबल एंड लोकलाइज सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेंथिंग इंडिया लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी, जिससे हम जो लॉन्ग टर्म जो वाटर सिक्योरिटी है उसको टैकल कर सकते हैं। तो इनका ये भी मिशन है। पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ANRF and expressed confidence that Maha जो वाटर मिशन है would help generate practical scalable solution for the country water sector, कि जो ये मिशन है वो कंट्री के लिए जो वाटर की जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक लेवल तक कुछ जो वाटर सेक्टर में एक इम्प्रूवमेंट करेगा, इनोवेट करेगा या फिर उसको कुछ सुधार करेगा। ठीक है, ये इसमें आप लोगों को बस 1-2 चीज़ें याद रखनी। कई बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि भी जो ANRF है और मिशन है उसमें कौन कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति याद रखना, इसमें 200 करोड़ है 5 ईयर के लिए, और ये बेसिकली मिशन है वाटर सेक्टर के लिए है। ठीक है, बस और ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है नेक्स्ट जज, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस अपॉइंट किए हैं एज अ प्रेसिडेंट अप्रूव अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के गेट। तो इसमें ये आपको याद रखना तो कर लेना, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें मेन पढ़ना है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन। सो इसमें एक बार देख लेते हैं। जो जस्टिस शील है हरियाणा का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये सिलेक्ट किए अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब हम मेन है हमारा आर्टिकल 124 क्लॉज 2 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इसमें क्या कहता है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट दैट एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो ये आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में कंसिडर नेसेसरी। मतलब क्या है, आर्टिकल 124 क्लोज कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज उनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, पर कंसल्टेशन लेता है विद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बाद ही ये अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसमें रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है कि आर्टिकल 124 प्रेसिडेंट इज अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, ये हमें पता है। दिस मीन दैट द लीगली अपॉइंटमेंट इज मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से। वारंट अपॉइंटमेंट जो वारंट इशूड होगा अपॉइंटमेंट का वो प्रेसिडेंट करता है। हाउएवर इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट डज नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, एज वी नो द आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट एक्ट ऑन अकॉर्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये आल्सो फॉलो द जुडिशियल डेवलपमेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस,
सो प्रेसिडेंट रोल इज लार्जली फॉर्मल एंड प्रोसीजरल है, नॉट डिस्क्रिमिनेशनरी है यहाँ पे। तो मीनिंग क्या है इसका कंसल्टेशन का? द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2 इज कंसल्टेशन। एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था संविधान, तो उस समय क्या था इस कंसल्टेशन का मीनिंग? कंसल्टेशन मीन दैट द प्रेसिडेंट मस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बट दिस एडवाइस नॉट बाइंडिंग, मीनिंग द एग्जीक्यूटिव हैड द फाइनल सी, कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर थी। तो इसमें तो दिस क्रिएटेड ए सिस्टम वेयर गवर्नमेंट हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। जुडिशरी हैज ए एडवाइजरी रोल ओनली, इवोल्यूशन थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ओवर ए टाइम द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट द कंसल्टेशन को ओवर टाइम बीतता गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया। स्ट्रेंथन दी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को देखते हुए उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया। कैसे किया? इसमें हमने 3 जजेस केस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट जजेस केस है 1981। हेल्ड दैट कंसल्टेशन का इट डज नॉट मीन कंकरेंस, मतलब कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव के पास प्राइमेसी रह जाएगी, जुडिशरी हैड ओनली एडवाइजरी रोल, वही सेम फर्स्ट जज केस में। सेकंड जज केस है 1993 में। मेजर शिफ्ट यहाँ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को अपनाया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज एज प्राइमेसी इन द अपॉइंटमेंट, इसमें सीजीआई के पास प्राइमेसी आ जाती है अपॉइंटमेंट के लिए, और सीजीआई +2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसमें कोलेजियम सिस्टम में ऐड हो गई, तो 3 का ही पैनल हो गया। रीज़न क्या था इसमें? जुडिशियली की इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो थर्ड जज केस है 1998 में। इसमें क्लैरिफाई हुआ कि कोलेजियम स्ट्रक्चर है सीजीआई +4 सीनियर मोस्ट जज, टोटल 5, एंड डिसीजन मस्ट बी कलेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल, नॉट इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ सीजीआई। तो सभी के कलेक्टिव डिसीजन से ही अपॉइंटमेंट होगा, ये नहीं कि ओनली सीजीआई के कहने से, सभी का ही होगा कंसर्न। अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है? यही प्रेजेंट पोजीशन है। और आर्टिकल 124 क्लॉज मेंशन द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन इन प्रैक्टिस, जजेस आर सिलेक्टेड बाय कॉलेजियम सिस्टम, रिकमेंडेशन इज मेड बाय कॉलेजियम, sent to government for approval, president formally appoint after approval process। अब यही रहेगा, कॉलेजियम से प्रोसेस आती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उनको अप्रूव करता है, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। तो सीधी सी बात है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है, वो अपने हिसाब से कॉलेजियम सिस्टम में जिसको सिलेक्ट करना है उनको नाम आगे प्रेफर करते हैं। तो करंट सिनेरियो क्या रहेगा? एग्जीक्यूटिव रोल फॉर्मल रह गए, अप्रूवल के लिए रहेगा गवर्नमेंट का रोल एग्जीक्यूटिव का। जुडिशरी रोल रियल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो गई है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के क्या है? जुडिशियल की इंडिपेंडेंस है, ठीक है। जजेस शुड नॉट डिपेंड ऑन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फॉर अपॉइंटमेंट, पॉलिटिक्स नहीं चलेगी इसमें, मतलब उनके जुडिशियल वो खुद ही करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा, जिसमें पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव अलग हो जाएगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, जजेस आर सिलेक्टेड बाय सीनियर जज को सिलेक्ट करते हैं, हु अंडरस्टैंड जुडिशियल कॉम्पिटेंस, वो आप मेरिट बेस पे जो सबसे सीनियर हो गए जजेस उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्रिटिसिज्म भी बहुत है, क्योंकि प्रॉब्लम भी आई है क्योंकि डिस्पाइट इन टेंशन सिस्टम हैज़ इशू। सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कॉलेजियम डिसीजन आर नॉट फुली पब्लिक, किसी को पता ही नहीं कि कौन क्या है इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या चल रहा है। नो रिटर्न प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रिटर्न प्रोविजन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉलेजियम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में नहीं है, इट इज जज मेड में, इन्होंने ही बनाया है। पॉसिबिलिटी ऑफ नेपोटिज्म, क्रिटिक्स आर्ग्यू देते हैं कि जो अपने फेवरेट हैं या फिर अपने नेपोटिज्म जो भाई भतीजावाद जैसे जो जिसका नॉन होता है उसको आ देते हैं। डिले इन अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी डिसएग्रीमेंट ऑफन डिले फिलिंग वैकेंसी, ये जैसे ही मान सुप्रीम कोर्ट से कोई गया तो जो गवर्नमेंट के पास अप्रूवल है इसमें डिले हो जाता है, ये थोड़ा ऑर्डर रख लेते हैं, तो इसमें वैकेंसीज में फिलिंग में डिले हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो भेज देती है, फिर एग्जीक्यूटिव अपनी वो रखता है यहाँ पे अप्रूवल के लिए। तो एग्जीक्यूटिव ने एक स्टेप लिया था, अटेम्प्टिंग रिफॉर्म नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्लेस कॉलेजियम विद 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में लेके आए, जो एनजेक एक्ट 2014 था। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन 2015। इसमें क्या था कि एनजेक ही कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके एनजेक अपॉइंटमेंट करेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक कर दिया 2015 में। रीज़न क्या था कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को
वायलेट कर रही है एंड इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन और इसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट, तो इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है इंजेक्ट 2014 को। ठीक है, अभी फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट के पास ये सेम पावर है कॉलेजियम के। तो ये हमने बस इतना याद रखना है इसके अंदर। मेन तो कॉलेजियम सिस्टम फर्स्ट सेकंड थर्ड जज क्या क्या हुआ। फर्स्ट में कंसंट्रेशन थी, कंकरेंस नहीं थी। सेकंड में कंसंट्रेशन ही कंकरेंस हो गई है और थर्ड में कॉलेजियम सिस्टम में 4-5 का हो गया, तो इसमें नॉट इंडिविजुअल था, यहाँ 3 का, तो ये है। और 124 क्लोज में ये है कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास रहती है। ठीक है, तो आपने मेजर यही याद रखना है इसके अंदर। और एनजेक का याद रखना कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती बात। ठीक है, सेकंड न्यूज़ है अपने पास। सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हैं और हैं जो अभी न्यू दिल्ली में हुआ। इसको को चेयर बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस दोनों हैं ये। इन्होंने दिल्ली में अभी सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग चल रहे हैं। देश इन्होंने क्या दिखाया कि अनइम्पीडेंट फ्रीली एंड स्मूथली विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, मीनिंग होता है अनइम्पेंडेड। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया उन्होंने। ट्रेड इन रीजन अदर लॉफुल यूजेज ऑफ सी कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ, पार्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी UN क्लॉज 1982। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भी इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी को यूज़ करना, उसे लॉफुली इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करना, ये सब उन्होंने पूछा। तो इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी अडॉप्टेड इन 1982 इन मोंटेगो बे, जमाइका, is a foundational international treaty that establishes a comprehensive legal framework for all marine and maritime activity, setting rule for ocean governance। इन्होंने रूल बनाया कि ओशियन गवर्नेंस, रिसोर्स की मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इन्होंने किया। इसमें कोर मैरीटाइम जोन क्या है? UNCLOS डिवाइड द ओशियन इनटू कंसेंट्रिक जोन ग्रांटिंग कोस्टल स्टेट वेरिंग लेवल ऑफ जुरिडिक्शन। इन्होंने डिफरेंट जुरिडिक्शन बनाए। इंटरनल वाटर ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन, द कोस्टल स्टेट हैज फुली सॉवरेनिटी है इंटरनल वाटर में, एंड फॉरेन वेसल हैड नो राइट टू पास विदाउट परमिशन। इंटरनल वाटर में विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। टेरिटोरियल सी होता है एक्सटेंडिंग अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, ये यहाँ जो बेस लाइन है लेवेंट साइड ऑफ बेस लाइन से यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स में कोस्टल स्टेट हैव सॉवरेनिटी रहेगी, बट फॉरेन शिप आर गारंटीड द राइट टू इनोसेंट पासेज, कि वो वहाँ से गुजर सकते हैं। अब कंटिग्यूअस जोन है एक्सटेंडिंग अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, इंटरनल टेरिटोरियल एंड कंटिग्यूअस 24 नॉटिकल माइल्स। स्टेट कैन इन्फोर्स लॉज रिगार्डिंग कस्टम, टैक्सेशन, इमिग्रेशन एंड पोल्यूशन। इसमें स्टेट है वो इन्फोर्स लॉ कर सकता है, वहाँ से जाने वाले कस्टम टैक्स ले सकता है, इमिग्रेशन और पोल्यूशन सब पे टैक्स ले सकता है अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लोर, मैनेज नेचुरल, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक जो स्टेट जैसे बाउंड्री लगती है वो अपने वहाँ फिशिंग, ऑयल, गैस ये सब वहाँ कर सकता है फ्रीली। ठीक है, दी हाई सी वाटर बियॉन्ड दी 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद। कंसिडर द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड ओपन टू ऑल, ये सभी के लिए है, विद द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, साइंटिफिक रिसर्च, मतलब इस जोन के बाद कोई भी नेविगेशन कर सकता है और फ्लाइट मतलब वहाँ जा सकता है, साइंटिफिक उसकी रिसर्च कर सकता है। इट इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, कॉमन हेरिटेज है सभी के लिए। अब डिस्प्यूट क्या है इसमें? डिस्प्यूट मैकेनिज्म है इंस्टीट्यूशन। UNCLOS एस्टेब्लिश, जो UN क्लोज है, एस्टेब्लिश स्पेशलाइज बॉडीज है टू इन्फोर्स एंड एडजुडिकेट द ट्रीटी। ठीक है, इसमें क्या है? ITLOS इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ फॉर द लॉ ऑफ द सी इन हम्बर्ग जर्मनी में, इज इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। ये है एक बॉडी, आपने याद रखना है कि ये इसकी जो एडजुडिकेट है जुडिशरी है ये वो कहाँ है, तो ये
हमबर्ग जर्मनी के अंदर। इसका नाम है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। की डिस्प्यूट ऑफ मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें कुछ की डिस्प्यूट है। यूएन क्लॉज एस्टेब्लिश स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं, इन्होंने यूएन क्लॉज ने एस्टेब्लिश की हुई है स्पेशलाइज्ड बॉडीज टू इन्फोर्स, कोई अपने रूल को इन्फोर्स करने के लिए। एडजुकेट मतलब कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है उसके लिए कोई मतलब ट्रिब्यूनल बनाई है द ट्रीटी। तो ट्रिब्यूनल कौन सा है? ITLOS इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी इन हम्बर्ग जर्मनी के है। ये इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडी फॉर द सेटलिंग डिस्प्यूट। ठीक है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी रेगुलेट मिनरल रिलेटेड एक्टिविटी इन द इंटरनेशनल सीबेड। ये दो अथॉरिटीज़ हैं जो इसके अंदर आती है, जो रेगुलेट करती है, और ट्रिब्यूनल है जो कोई डिस्प्यूट हो जाता था उसको मैनेज करती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, उन्होंने लीड किया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वर्किंग ग्रुप ऑन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट, कहाँ ये मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर चेन्नई में है। इन जून 2026 में ये होगा। तो इसमें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को एक बार पढ़ लेते हैं हम। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है, एक सेकेंड। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इस क्या रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स कोई जो इंडियन ओशियन के साथ जो जिसकी बाउंड्री लगती है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इट प्रमोट द रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। रीजनल कोऑपरेशन मतलब कोई फ्लड आ जाती है या कोई एकदम से नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो किसी टाइप का कोऑपरेशन करना है, या कोई बीमारी दो सो। इकोनॉमिक रिलेशन, कोई ट्रेड करना है या सर्विसेज देनी है जो, वो इकोनॉमिक में आ जाते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटीज पायरेट से, साइबर सिक्योरिटी से, अदर ओशियन रिलेटेड कोई रिलेशन है तो कोई प्रॉब्लम है तो उस सिक्योरिटी साइबर से। ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई 1997 में। ओरिजिन फॉर्मलाइज एट ए मीटिंग ऑफ इन मॉरिशस में एक फॉर्मलाइज मीटिंग हुई, इसमें इसको रखा गया। सेक्रेटरीट कहाँ है? एडन आइलैंड है मॉरिशस के अंदर, वहीं सेक्रेटरीट है इसका। मेंबर कंट्री है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हैज 23 मेंबर स्टेट है, इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, दिस एंड इंडिया, तंजानिया। अदर अलॉन्ग द इंडियन ओशियन रिम के जो अर्द हैं वो इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है। तो ये कौन कौन से मतलब कवर है कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है एंड ऑस्ट्रेलिया, जो इंडियन ओशियन के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है, टच करता है वो। इंडियाज़ रोल क्या है इंडियन ओशियन रिम के अंदर, एसोसिएशन के अंदर? इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ये अपने याद रखना, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर एंड की प्लेयर। फाउंडिंग मेंबर याद रखना कि फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया फोकस किस पे करता है? मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर, ब्लू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑपरेशन में, काउंटर पायरेसी ऑपरेशन के अंदर, स्ट्रेंथिंग इंडो पैसिफिक लिंकेज। दीज आर द रिलेशन विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस द कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑल आर हेयर। सो इंडिया आल्सो प्रमोट सिक्योरिटी, सागर एक इनिशिएटिव है इंडिया का जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर डिफरेंट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट कंट्री के साथ। तालिस्मान साबरे ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के बीच कंट्री एक्सरसाइज है, तालिस्मान साबरे याद रखना है। एक्सरसाइज मिलन है। इंडियन ओशियन रीजन कंट्रीज हैं इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो हमने पढ़ी है वही, जापान एक्सेट्रा है, और सभी एक्सरसाइज मिलन याद रखना है। उसके बाद एक्सरसाइज काकादू में क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया मेन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी डायलॉग चल रहा था, उनका मेन है एक्सरसाइज काकादू है। यूएस है, जापान भी है, अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर नेवीज भी हैं इसके अंदर। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडो पैसिफिक पार्टनर्स नेशन भी इसके अंदर। पिच ब्लैक में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ हैं, हमें याद रखना कि दोनों पिच ब्लैक में भी है, काकादू में भी है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंदो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये नेम से ही है, मिलन में भी है, और तालिस्मान साबरे इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस है। ठीक है, इंडिया नहीं है इसमें। ऑस्ट्रेलिया ने वेलकम किया इंडिया का टू इनॉग्रेल पार्टिसिपेशन इन ऑपरेशन रेंडर सेफ 2024। ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया, वेलकम किया इंडिया का
कि आप इसको आइए ज्वाइन कीजिए। तो ऑपरेशन रेंडर सेफ क्या है, पर इसके बारे में देख लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं ऑपरेशन रेंडर सेफ क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया जो ऑपरेशन रेंडर सेफ है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लीड किया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स है। टाइप क्या है, मल्टीनेशनल है, ह्यूमैनिटेरियन, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल है। मतलब ये क्या है, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मदद करना है, जो जहाँ पे कोई बमबारी हुई है उस पे वहाँ पे यदि वो कोई डिस्पोज नहीं हुए, जैसे अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस जो मतलब रह गए वही एज इट इज़ हैं, मतलब एक्सप्लोड नहीं हुए हैं, तो उनको डिस्लोकेट एंड डिस्ट्रॉय दिए, क्योंकि वो वहाँ रह गए तो उनका लंबे समय तक वहाँ उसका रिएक्ट रहेगा। तो इसलिए मिलिट, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि मिलिट्री वेपन सच एज बॉम्ब, सेल, ग्रेनेड्स, मिसाइल और माइंस दैट वर यूज्ड और ड्रॉप्ड बट डिड नॉट एक्सप्लोड, ये याद रखना, एक्सप्लोड नहीं हुए वो, एंड इन टाइम स्टिल रिमेन डेंजरस, और वो डेंजरस है क्योंकि पड़े हुए हैं, वहीं पे रखे हैं, गिरे हुए हैं। तो इसका फोकस एरिया क्या है, पैसिफिक रीजन, सोलेमान आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी, दीज आर द मेनली फोकस रीजन। पार्टिसिपेंट कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, न्यूजीलैंड, जापान, यूके, कनाडा, फ्रांस एंड पैसिफिक आइलैंड के जो नेशन है वो सब। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि इंश्योरेंस, सिविलियन सेफ्टी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन बाय रिमूविंग ओल्ड वॉर एक्सप्रेशन, कि सिविलियन की इसकी वजह से सिविलियन को कोई दिक्कत ना हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो, एकदम कुछ दिक्कत ना हो। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम और थ्रेट्स को कम करने के लिए कि इसको रिमूव किया जाए। इंडिया ने भी वेलकम किया ऑस्ट्रेलिया को कि इनवाइटेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज ब्लैक कैरिलॉन। इंडिया ने ब्लैक कैरिलॉन में किया है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन रेंडर सेफ में किया है, आप याद रखना इसको। तो एक्सरसाइज ब्लैक कैरिलॉन पढ़ लेते हैं, क्या है ये क्या है, मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू है, एस्केप ड्रिल होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। इट इज डिजाइन टू टेस्ट हाइपरबैरिक रेस्क्यू कैपेबिलिटी अलाउइंग नेवी टू सेफली evacuate and treat full submarine crew in event of an emergency. इंडिया वेलकम ऑस्ट्रेलियाज, नहीं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का जो इन्विटेशन है उसका वेलकम किया है, फॉर पार्टिसिपेशन इन सब मैरीन रेस्क्यू, इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ब्लैक कार्लिन में, तो इंडिया ने इनवाइट किया था, इंडिया ने उसका वेलकम किया है। तो ये एक्सरसाइज ब्लैक कार्लिन भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही चलाया गया है, होस्ट किया गया है, ड्रिल करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, टेस्ट हाइपरबैरिक रेस्क्यू है, कैपेबिलिटी है, अलाउइंग नेवीज टू सेफली इवैक्यूएट करती है, ट्रीट करती है कि हम कैसे इसको इमरजेंसी में यूज़ किया जाए। तो इसमें ये क्या है, एक तरीके से एक्सरसाइज इसमें हम लर्निंग करते हैं कि ड्रिलिंग कैसी की जाती है नेवी में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। तो एक और है, क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों साथ में हैं, तो क्वाड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड फुल फॉर्म, इट इज डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस, 4 कंट्री हैं क्वाड में। मेंबर रोल क्या है इनमें, मेंबर कंट्री का ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अलग अलग रोल है। लीड एंड प्रोवाइड मिलिट्री स्ट्रेंथ, ग्लोबल सपोर्ट, यूएस का काम है। जापान के पास टेक्नोलॉजी, मनी, सपोर्ट, फ्री सी रूट है। इंडिया क्या है, की पावर इन मिडल, क्योंकि इंडियन ओशियन में है। हेल्प बैलेंस चाइना एंड इंश्योर द रीजनल स्टेबिलिटी, वो चाइना को रीजनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी दे दो, चाइना को बैलेंस कर सकें, ये इंडिया के लिए रोल है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, कंट्रोल साउथर्न सी रूट एंड सपोर्ट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, कि साउथर्न सी रूट को कंट्रोल करना है और सिक्योरिटी देना है, डिजास्टर रिस्पॉन्स करना है, कोई भी डिजास्टर आता है तो इंडिया ओशियन के अंदर, ठीक है। ये इनके डिफरेंट रोल हैं। आप मेनली कंट्रीज़ याद रखिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। एक बार सिंपल टाइमलाइन एक बार याद कर लेते हैं। 2004 में इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया वर्क टुगेदर फॉर सुनामी रिलीफ से इसका कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। 2007 में जापान पीएम शिंजो आबे प्रपोज द क्वाड बट इट स्टॉप ड्यू टू पॉलिटिकल चेंज एंड ऑस्ट्रेलिया एग्जिट कर लिया, पॉलिटिकल चेंज करने पर रुक गया था। सबसे पहले पीएम शिंजो आबे ने इसे प्रपोज किया था। 2070 आफ्टर 10 ईयर बिफोर देन क्वाड रिवाइव्ड हुआ ड्यू टू ग्रोइंग रीजनल कंसर्न अबाउट चाइना के कंसर्न के कारण कि उसके रीजनल में पावर ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसको देखते हुए रिवाइव किया गया 2017 में क्वाड को। 2021 फर्स्ट फॉर्मल क्वाड लीडर समिट हुई, हेल्ड मेड कोऑपरेशन ऑफिशियल एंड रेगुलर के, ठीक है। क्वाड कोऑपरेशन
मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट सी रूट, स्टॉप एनी कंट्री फ्रॉम फोर्सफुली चेंजिंग बॉर्डर, कंडक्ट नेवल ड्रिल लाइक मालाबार एक्सरसाइज, कि मतलब कोई भी मैरीटाइम सिक्योरिटी देना है, ठीक है, इसमें एनी कंट्री को फोर्सफुली चेंज ना करे, और नेवल ड्रिल के लिए मालाबार की हम कैसे टैकल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आए तो। टेक्नोलॉजी, वर्क टुगेदर, 5G, साइबर सिक्योरिटी, न्यू टेक्नोलॉजी में साथ में काम करना है चारों कंट्री ने। क्लाइमेट एंड स्पेस, शेयर सैटेलाइट डाटा टू मैनेज क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर, शेयर क्लाइमेट डाटा टू चेंज द चेंजेस इन और पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन सी, हेल्प इन टैकल दी डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर था तो सैटेलाइट डाटा को शेयर करना है। डिजास्टर हेल्प, गिव क्विक ज्वाइंट हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक साइक्लोन आ जाता है तो एकदम से क्विक हेल्प करना है। एजुकेशन, स्पोर्ट, स्टूडेंट क्वाड नेक्स्ट टाइम फेलोशिप निकालिए फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ के लिए, ये एक जॉइंट है, सपोर्ट करें स्टूडेंट को। इंडिया स्टार्टेड ए प्रोग्राम अंडर क्वाड इंडो पैसिफिक मैरीटाइम इनिशिएटिव, इंडिया ने भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो रन थ्रू द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है गुड़गांव के अंदर, इसके थ्रू ये इंडियन ओशियन रीजन ये रन किया जा रहा है। तो इंडिया ने ये किया, इसका सेंटर पूछ लेते हैं, कभी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर गुड़गांव के अंदर है, ये हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो कंट्रीज विल शेयर रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट शिप एक्टिविटी इन द ओशियन, ये भी कंट्री अपने जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे को शिप और एक्टिविटी इन ओशियन में, ठीक है। ये मैंने जो इंडिया तो पार्ट है ही अदर कंट्री के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, सभी की लगाई कि किस ईयर में कौन सी एक्सरसाइज हुई, ये नेम है एक्सरसाइज के। तो इसमें आप सभी इसको गो थ्रू हो जाना एक बार, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जैसे सिम्बेक्स, सिंगापुर, इंडिया एक्सरसाइज हो जाएगी, श्रीलंका से श्रीनेक्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट लॉन्च द नेशन वाइड खेत बचाओ अभियान फ्रॉम रामेसिया विलेज है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। ये जो मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किया है खेत बचाओ अभियान, ये अभी न्यूज़ है PI मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। इन्होंने क्या किया है कि इंक्लूड करा कि फर्टिलाइज़र को बैलेंस यूज़ करना है, सोइल टेस्टिंग करानी है, सोइल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, ये है। इसके मेन पॉइंट बताता हूँ आपको क्या करना है। अवॉइड करना है, इन्होंने बताया कि अवॉइड करना है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज, पेस्टिसाइड, और अप्लाई करनी है सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिकली सही रहती है उसको अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। सोइल हेल्थ कार्ड बनवाना है आपने। फार्मर विल बी ट्रेन इन साइंटिफिक सोइंग मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लेजर लेवलिंग, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग की भी मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को, एक तरीके से यही है। एम्पावर करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट KVKs एंड अदर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, उनको ट्रेनिंग, फार्मर्स को ट्रेनिंग कराएं, अलग अलग वेराइटीज़ के बारे में बताएं, वेराइटीज़ के बारे में बताएं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, ये सब इसके अंदर थे। और डिपार्टमेंट कौन कौन से इंक्लूड है इसके अंदर, कृषि विभाग के अंदर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब ये हैं। तो इसमें आपने बस इतना याद रखना कि खेत बचाओ अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। इसके अंदर मेनली सोइल के ऊपर बात हुई है, इसकी सोइल और केमिकल कम यूज करना है, सोइल हेल्थ कार्ड को बनवाना है, और ये बस इसमें यही आपने बस वो याद रखना कि खेत बचाओ अभियान में क्या है, बस मेजर यही कृषि इनका काम है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार रिलेशन, क्योंकि म्यांमार के नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट लॉन्च द नेशन वाइड खेत बचाओ अभियान फ्रॉम रामेसिया विलेज है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। ये जो मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किया है खेत बचाओ अभियान, ये अभी न्यूज़ है PI मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। इन्होंने क्या किया है कि इंक्लूड करा कि फर्टिलाइज़र को बैलेंस यूज़ करना है, सोइल टेस्टिंग करानी है, सोइल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, ये है। इसके मेन पॉइंट बताता हूँ आपको क्या करना है। अवॉइड करना है, इन्होंने बताया कि अवॉइड करना है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज, पेस्टिसाइड, और अप्लाई करनी है सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिकली सही रहती है उसको अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। सोइल हेल्थ कार्ड बनवाना है आपने।
फार्मर विल बी ट्रेन इन साइंटिफिक सोइंग मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लेजर लेवलिंग, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग की भी मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को, एक तरीके से यही है। एम्पावर करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट KVKs एंड अदर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, उनको ट्रेनिंग, फार्मर्स को ट्रेनिंग कराए, अलग अलग वेराइटीज़ के बारे में बताए, वेराइटीज़ के बारे में बताए, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, ये सब इसके अंदर थे। और डिपार्टमेंट कौन कौन से इंक्लूड है इसके अंदर, कृषि विज्ञान के अंदर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब ये हैं। तो इसमें आपने बस इतना याद रखना कि खेत बचाओ अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। इसके अंदर मेनली सॉइल के ऊपर बात हुई है, इसकी सॉइल और केमिकल कम यूज करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड को बनवाना है, और ये बस इसमें यही आपने बस वो याद रखना कि खेत बचाओ अभियान में क्या है, बस मेजर यही कृषि इनका काम है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार रिलेशन, क्योंकि म्यांमार के प्रेसिडेंट हमारे देश में विजिट कर रहे हैं, आए हुए हैं, तो इस पर इन्होंने कुछ है न्यूज़ है। तो म्यांमार प्रेसिडेंट यू मिन वांग हालियांग विजिट इन इंडिया के अंदर है। तो हम कुछ म्यांमार के बारे में, म्यांमार से हमारा क्या रिलेशन है, एक बार इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। म्यांमार इज कवर अंडर इंडिया का जो नाइबर फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है, इनके अंदर आते हैं। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के क्या रिलेशन है? इंडिया म्यांमार शेयर लॉन्ग लैंड मैरीटाइम 1600 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली लैंड शेयर बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया और म्यांमार। म्यांमार इज द इंडियाज ओनली एशियन लैंड नाइबर, ओनली एशियन कंट्री है जिसका लैंड इंडिया और दोनों म्यांमार के साथ दोनों एशियन नाइबर कंट्री है, एशियन है, मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट न्यूज़ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट 37th राइजिंग डे और प्रोजेक्ट है उद्यंक एट दुमदुमा असम के अंदर। ये प्रोजेक्ट उद्योग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। BRO सेलिब्रेट ये उद्योग को 1 जून दुमदुमा असम में कमेमोरेटिंग मोर देन 3 decades ऑफ डेडिकेटिंग सर्विस टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ठीक है, 30 ईयर से प्रोजेक्ट उद्योग इज स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैनेजिंग ओवर 1457 किलोमीटर ऑफ रोड इन अरुणाचल प्रदेश, असम to improve connectivity and border infrastructure. Project Udyak is a strategic infrastructure initiative covering key districts of Arunachal Pradesh, focus on road development, border fencing, LAC and Indo-Myanmar border to enhance security and connectivity. ठीक है, तो Project Udyak is strategic infrastructure initiative that has recently completed 12 bridges, 1 road, 1 helipad to enhance connectivity, defense, mobility and development in border region of Arunachal Pradesh and Assam. ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं उनके उस पे वहाँ पे बॉर्डर कंस्ट्रक्शन का काम करती है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या काम करती है, कैसे करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। BRO is a road construction and maintenance agency under the government of India that develops strategic road infrastructure in border and remote area के अंदर। ठीक है, 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। मोटो है इसका सर्वम सर्वम साध्यम, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, ये इसका मोटो है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रोड कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरिया, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड मोबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रिमोट रीजन, रैपिड मूवमेंट ऑफ आर्म फोर्स, कि रोड को कनेक्ट करना है लास्ट मील ऑफ बॉर्डर तक। ठीक है, और डिफेंस स्ट्रेंथन करना, डिफेंस की प्रिपेयर करके उसको मोबिलिटी मतलब कोई रुकावट नहीं आने की, रोड के उसको रोड बना देना कि कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रिमोट रीजन के अंदर उनको सोशली कनेक्ट कर देना रोड को, जो रिमोट रीजन जहाँ तक रोड नहीं जा सकते वहाँ तक ये रोड बनाती है। रैपिड मूवमेंट ऑफ आर्म फोर्स, एक स्मूथ रोड बना के एक रैपिडली यदि कोई वो आती है प्रॉब्लम आती है तो रैपिडली आर्म फोर्स एकदम से रैपिड मूवमेंट करके ऐसे रोड कनेक्ट करती है कि हर एरिया में जा सकें। मेजर फंक्शन क्या था? रोड, ब्रिज, टनल, हेलीपैड एक बनाती है, इसको कंस्ट्रक्ट करती है।
मेंटेनेंस स्ट्रेटजिक रोड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, जहाँ पे नॉर्मल नहीं बना सकते वहाँ BRO करते हैं। डेजर्ट रीजन, बॉर्डर स्टेट में ये काम करती है, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन, BRO वर्क इन स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जहाँ बॉर्डर एरिया है, अरुणाचल प्रदेश इंटरनेशनल बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, उत्तराखंड, राजस्थान, नॉर्थ ईस्टिया, जिससे इंटरनेशनल कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं उनमें ये काम करती है, उनका रोड कनेक्ट करना कि आसानी से एनी इमरजेंसी सब सारी सुविधाएं वहाँ तक जा सकें, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है कि मिलिट्री लॉजिस्टिक एलोंग बॉर्डर, चाइना पाकिस्तान म्यांमार बॉर्डर पे इनहेंस कर सकते, बढ़ावा दे सकते वहाँ पे, क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ना आए तो स्मूथ रोड है गई। इम्प्रूव बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सर्वाइलेंस, ये काम करती है। कनेक्टिविटी जोड़ती है सभी को, कनेक्ट द रिमोट विलेज विद मेनलैंड इंडिया के साथ। एक्टिव पॉलिसी, बॉर्डर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूरिज्म और ट्रेड को हिल एरिया में बढ़ावा करती है। इम्प्रूव एसेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। की प्रोजेक्ट कौन से हैं इनके? अटल टनल है रोहतांग में, वो प्रोजेक्ट है। उमलिंग ला रोड, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख। उमलिंग ला रोड, ये याद रखना, उमलिंग ला रोड, अटल टनल, ये सब BRO ने बनाए हैं। अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख के अंदर बॉर्डर रोड है। रिसेंट रेलेवेंस BRO का प्ले की इंडिया चाइना LAC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंडिया चाइना का है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके अंदर BRO ही रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है। बॉर्डर के जो विलेज बॉर्डर के नियर बाय लगते हैं उनको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर डाला, जिसके अंदर BRO को कनेक्ट करती है, जो बॉर्डर के नियर बाय विलेज उनको। प्रोजेक्ट उद्यम तो हमने देख ही लिया, जो अभी प्रोजेक्ट उद्यम है वो BRO के अंदर उसके अंदर वो काम करते हैं। ये BRO के बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है कि BRO किसके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, फर्स्ट ये, और ये कंस्ट्रक्शन करती है बॉर्डर एरिया में, सेकंड, ठीक है। और प्रोजेक्ट उद्यम, ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट उद्यम किससे रिलेटेड है, तो ये BRO से रिलेटेड है। और ये LAC वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। आपने बस इतना ही याद रखना इसके अंदर। आज 2 जून को तेलंगाना स्टेटहुड डे है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व 2nd of June to mark the creation of Telangana as India 29th state 2014 के अंदर आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 2014 के लिए 29th उस टाइम पे था, 2014 के अंदर, अभी नहीं। तेलंगाना एज ए रिच डेक्कन कल्चर हेरिटेज है, इन्फ्लुएंस बाय क्योंकि ये रिच यहाँ पे कल्चर हेरिटेज, क्योंकि उस समय जो काकतीय, कुतुब शाही एंड निज़ाम पीरियड के टाइम यहाँ पे बड़े मतलब कल्चर हेरिटेज बहुत रिच होते, मतलब वहाँ पे इस टाइम पे जो शासक थे उन्होंने। मेजर कल्चर में क्या क्या आता है इसमें? लैंग्वेज यहाँ के तेलुगु है, तेलंगाना डायलेक्ट, ठीक है। फोक ट्रेडिशन में बाथुकामा फ्लावर फेस्टिवल है, जिसमें वोमेन सेंट्रिक रहती है, बाथुकामा। बोनालू गोडेस महाकाली है, बोनालू, ये बाथुकामा याद रखना है आपने, फ्लावर फेस्टिवल है तेलंगाना का। डांस फॉर्म पेरिनी शिवा तांडव, वॉरियर डांस ऑफ काकतीय एरा से चला रहा है ये शिवा तांडव, ये याद रखना आपने, पेरिनी। हैंडीक्राफ्ट GI टैग है, पोचमपल्ली इक्कत GI टैग है, पोचमपल्ली। और निर्मल पेंटिंग वुडन क्राफ्ट है, ये अपने हैंडीक्राफ्ट GI टैग से तो याद रखना है, पोचमपल्ली है। आर्किटेक्चर है, वारंगल फोर्ट काकतीय ने बनाया, तो सभी को पता ही है। चार मीनार गोलकोंडा फोर्ट कुतुब शाही ने बनाया, ये भी सभी को पता है, ठीक है। आपको भी याद रखना है इसका, ये बेसिक नॉलेज है, वारंगल फोर्ट एंड चार मीनार गोलकोंडा फोर्ट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्या है इसमें? तेलंगाना लाइज डेक्कन प्लेटू रीजन विद सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है। तो सेमी एरिड क्लाइमेट के अंदर ये पड़ता है डेक्कन प्लेटू रीजन। और की इकोलॉजिकल फीचर क्या है इसमें? फॉरेस्ट है, ड्राइड एसिड फॉरेस्ट है यहाँ पे, सेमी एरिड में पड़ता है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, उसे सेमी एरिड बोलते हैं। मेजर रिवर है गोदावरी, कृष्णा। और नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन कौन से? मेजर रिवर गोदावरी, कृष्णा है। मेजर नेशनल पार्क है कावल टाइगर रिजर्व, ये नॉर्थन तेलंगाना में पड़ता है, कावल टाइगर रिजर्व याद रखना आपने।
टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तीनों को जोड़ता है ये महाराष्ट्र, MCT कर सकते हो आप इसको, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे टाइगर, लियोपर्ड एंड डियर, ठीक है। इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड नालामाला हिल में ये लोकेटेड है अमराबाद, ये कावल अमराबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है यहाँ का। किन्नर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा नोन फॉर क्रोकोडाइल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। ये रिवर गोदावरी एंड कृष्णा है, लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थन एंड कृष्णा रिवर फॉर इरीगेशन साउथन। नॉर्थन के लिए आपने याद रखना गोदावरी है और साउथन के लिए कृष्णा रिवर बेसिन है। की प्रोजेक्ट है अपना कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है यहाँ पे, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना के अंदर, आप इसको याद रखोगे। सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, रैपिड ग्रोथ इन हैदराबाद IT कॉरिडोर, फार्मा इंडस्ट्री है जिनोम वैली, एग्रीकल्चर राइस कॉटन मेज, फोकस ऑन इरिगेशन रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर आपको ज़्यादा तेलंगाना का सेकंड जोन है मेजर तो फॉरेस्ट ड्राई डिसीज है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होती है ड्यू टू ओरोग्राफिक कंडीशन। तेलंगाना डेक्कन प्लेटू रीजन के अंदर है। RC वांगल और चारमीनार फोर्ट ये तो सभी को याद ही है। आप इसके अंदर फोक डांस ऑफ बाथुकामा याद रख सकते हैं, फ्लावरिंग, ठीक है। और पोचमुली इक्कत पोचमपल्ली ये टैग आप याद रखेंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और इस चैनल को सिविल स्फीयर को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ऐसी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू।